हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था में शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपका टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था में केंद्र और राज्य संबंध, संविधान एवं लोकपाल। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है, जैसे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं विधानसभा में, महाराष्ट्र में 200 सीटें हैं, राजस्थान में 200 सीटें हैं, गुजरात में 182 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और कर्नाटका में आपकी 223 हैं, गोवा में 40 सीटें हैं विधानसभा के, और केरल की बात करें तो इसमें 140 सीटें हैं, और इधर आते हैं तमिलनाडु की बात करें तो 234 सीटें, और आंध्र प्रदेश में 175 सीटें और तेलंगाना में 119 सीटें। इसी प्रकार सभी राज्यों की सीटें दी गई हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उस राज्य में कितने विधानसभा की सीटें हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं, इन सब के बारे में दिया गया है। तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण कैसे है। तो सर्वोच्च इसमें न्यायपालिका 3 प्रकार की न्यायपालिका होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय। जिला न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। और विधि पर निर्णय की शक्ति न्यायपालिका का कार्य होता है कि विधि यानी कानून पर निर्णय देने की शक्ति होती है। और शक्तियों का पृथक्करण, जिसमें आपको कार्यपालिका या विधि कानून के क्रियान्वयन की शक्ति होती है इनमें, और कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक चर्चा की गई है, जिसमें आपको अनुच्छेद 52 के अंतर्गत नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्य जो वहाँ के सदस्य हैं या वहाँ के विधायक हैं, जिस राज्य के, हर राज्य के, भारत के, वो सब लोग मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप इसको शॉर्ट में से देख सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री होता है, यह वास्तविक प्रमुख होता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। और आगे देखिए, संसद की बात करें, संसद भी आप पढ़ चुके हैं स्पेशल। इसमें दिया है कि अनुच्छेद 79 से 122 तक में चर्चा है, जिसमें राज्यसभा अनुच्छेद 80 जो उच्च सदन होता है, लोकसभा जो अनुच्छेद 81 जो निम्न सदन होता है। राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम संख्या 250 होती है और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं। और इसमें लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 है। आपको बार बार हमने बताया है कि ये पहले 552 था, जो 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, इसे समाप्त कर दिया गया है। और आगे है आपका राज्य और कार्यपालिका। इसमें बात करें तो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 153 से 167 तक विशेष चर्चा की गई है, जिसमें राज्यपाल अनुच्छेद 153, जिसमें कहा गया है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। और नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। आप जानते ही हैं, पहले जान चुके हैं। कार्यपाल जैसे दिया भी है, आप देख सकते हैं, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 156 में की गई है। इधर आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री दिया है कि राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा इसको अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण विधानसभाओं में बहुमत रहने तक। और अगला है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की बात करें तो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, जो अनुच्छेद 163 में इसकी विशेष चर्चा की गई है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है और मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के साथ ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है।
और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो अनुच्छेद 165 में दिया गया है। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और कार्यकाल इसकी निश्चित नहीं है। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ये पद धारण करता है। कौन? महाधिवक्ता, जो राज्य में होता है। आगे है आपका केंद्र एवं राज्य संबंध। इसमें बात करें तो इसमें तीन विधायी संबंध है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध की बात करें तो ये आपका और संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक दिया गया है। इसमें अगला पॉइंट है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, जो संघीय संसद को प्रदत्त होती है और केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियों का प्रावधान है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में वर्णन है इसके। और अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है विस्तार रूप से। और प्रशासनिक संबंध की बात करें तो इसमें आपका पहला पॉइंट है संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 तक उल्लेख है इसका। अगला पॉइंट है संघ सरकार द्वारा कुछ दशाओं के राज्यों पर नियंत्रण। और अगला पॉइंट है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। और आगे है आपका वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 एवं 268 से 281 तक के तहत प्रावधान किया गया है वित्तीय संबंध में। और भारत के आकस्मिकता निधि का स्थापना की गई है और राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना इसी के अंतर्गत की गई है। कुछ राज्यों को संघ के अनुदान की व्यवस्था इस वित्तीय संबंध के अंतर्गत की गई है। वित्त आयोग का गठन इसी में किया गया है। आगे देखते हैं आपात संबंध। आपात संबंध की बात करें तो परिचय संविधान के भाग 18 में उपबंध है इसका। आपात संबंध में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात आप पहले भी पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति के लेसन में। तो यहाँ भी आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में होता है, जो यदि बाह्य आक्रमण कोई हो जाए तो राष्ट्रीय आपात लग जाता है। राष्ट्रपति शासन, यदि किसी राज्य का कानून व्यवस्था विफल हो जाए तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में की गई है। वित्तीय आपात की बात करें तो आप कोई आपात आ जाए, आपदा आ जाए, भूखमरी आ जाए तो उस कंडीशन में ये वित्तीय आपात लगता है, जो इसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में की गई है, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगी है, एक बार भी नहीं लगा है, एक भी बार नहीं लगा है दोस्तों। और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार है युद्ध या बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगता है। स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर लगता है। संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है राष्ट्रीय आपात की। उद्घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा किया जाता है और विशेष बहुमत से होता है और 1 माह के भीतर इसको क्लियर करा लिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे लागू करा लिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 256 में किया गया है। उद्घोषणा का आधार है कि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा यह समाधान की ऐसी स्थिति उत्पन्न राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार चलना अभाव हो। इसका मतलब यही हुआ उस राज्य में यदि कानून व्यवस्था सही नहीं है, राज्य की सरकार नहीं चला पा रही है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राष्ट्रपति के राज्य सरकार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं। विशेष प्रावधान वहाँ पे है, राष्ट्रपति के समस्त सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास यानी केंद्र के पास चली जाती हैं। आगे दिया है कि संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग होता है इसमें, और उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन अपेक्षित होता है, कर लिया जाएगा। और दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह होती है और प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति होनी चाहिए और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक विस्तार इसका हो सकता है। इसका पूरा सार मतलब ये है, जो राष्ट्रपति शासन लगेगा
ये 6-6 महीने तक, एक बार में 6 महीने का लगेगा और यदि और ज़रूरत पड़ती है तो 6-6 महीने पर इसे बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम ये 3 वर्ष तक लग सकती है। आगे आइए बात करते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। उद्घोषणा का आधार है राष्ट्रपति की संतुष्टि, भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में हो, उद्घोषणा पर संसद स्वीकृति देगी और उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के अंदर सामान्य बहुमत से इसे पास कर लिया जाएगा। आपात की अवधि जो होगी अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी जब तक पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न हो। मतलब कहने का मतलब ये है, जब तक ये वित्तीय आपात लगा रहेगा, जब तक स्थिति सुधर न जाए। प्रावधान की बात करें, राज्य के सभी मामलों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। अब विशेषता की बात करें तो भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है ये वित्तीय आपात। भारत में कब, जो पहले आपको बताया मैंने, कभी लागू नहीं हुआ है। वित्त आयोग का उल्लेख दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में। अब प्रावधान की बात करें, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है और आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है। और कार्य की बात करें तो संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों का वितरण होता है। ये अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान होता है। अगला पॉइंट है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के स्थानीय निकायों, पंचायतों या नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए यह उपाय किया जाता है। और सुदृढ़ वित्त के निहित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग का निर्दिष्ट करे उस पर ये लागू होता है। आगे आता है आपका योजना आयोग या नीति आयोग। आप जानते ही हैं, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया है। जो योजना आयोग भूतपूर्व था, जैसे कि परिचय दिया गया, संविधानोत्तर संस्था, परामर्शदात्री संस्था है ये, और इसकी गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा हुआ था। इसकी गठन तिथि 15 मार्च 1950 को हुई थी, जिसके पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। और कार्य की बात करें तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना इनका कार्य होता है। और नीति आयोग योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, जो 1 जनवरी 2015 को किया, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। इसका पूरा नाम है नीति, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनके प्रधान अध्यक्ष जानते हैं कौन, प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, और उपाध्यक्ष की दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। और विशेष बात करें तो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग तो ओम्बुड्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई ये संस्था है, ओम्बुड्समैन। इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था, जो स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में कार्य करती है। संविधान एवं लोकपाल वर्ष 1963 में L.M. सिंघवी द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना की गई किसके द्वारा, स्वीडन में की गई। भारत में वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानून संस्था की स्थापना की सिफारिश की तो मोरारजी देसाई ने। ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है,
वो व्यक्ति योग्यता रखता है, तो लोकपाल अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे। ये कहा गया है कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसको पूरा मान लिया जाएगा। लोकपाल अध्यक्ष का जो वेतन होता है, वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें समान होंगी। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का होगा वही लोकपाल अध्यक्ष का भी वेतन, सेवा और शर्तें सब वही होगा। बस इसकी कार्यावधि की बात करें तो 5 वर्ष का होगा और उम्र 70 वर्ष तक, इसमें से जो पहले हो जाएगा वो मान लिया जाएगा। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयनित समितियों की बात करें तो लोकपाल के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, और सदस्य की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं एक, और दूसरे सदस्य लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और तीसरा सदस्य भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो वो भी लोकपाल अध्यक्ष सदस्य हेतु चयनित होता है। और चौथा सदस्य होता है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता यानी कानून का ज्ञाता हो, वो लोकपाल अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयनित होता है। इसमें लोकपाल में इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। और तो आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि अन्य से संबंधित तथ्य हैं। ओम्बुड्समैन एक शब्द है स्वीडन भाषा का। ओम्बुड्समैन शाब्दिक अर्थ है जो लोकसभा का प्रतिनिधि है। भारत में ओम्बुड्समैन को जाना जाता है लोकपाल के नाम से। लॉ लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस पुस्तक के लेखक न्यायमूर्ति पीवी गजेंद्र गडगर थे। और भारतीय संदर्भ में बात करें, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारण हेतु ओम्बुड्समैन के अध्यक्ष के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। और केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और लोकपाल संस्था की बात करें तो इसमें केंद्र स्तर पर गैर संवैधानिक दर्जे वाली संवैधानिक निकाय से एक अध्यक्ष और 8 से अधिक सदस्यों का प्रावधान है। संस्था के गठन मार्च 2019 में इसका गठन हुआ और प्रथम अध्यक्ष इसके रहे पिनाकी चंद्र घोष जी। और अगला है महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का प्रथम राज्य रहा जो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 करने वाला ये राज्य रहा। और ओडिशा लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य था जो 1970 में पास किया था। अगला है आपका दिया है बोहरा समिति। बोहरा समिति क्या है तो राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित है। बोहरा समिति जो नेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की विशेष चर्चा करता है या जांच करता है। और राजमन्नार आयोग क्या है तो राजमन्नार आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, ये देखिए गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ये गैर संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 में की गई। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और नियुक्ति हेतु गठित समिति की संरचना प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है और लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। शक्ति की बात करें तो मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग इसका गठन 5 जनवरी 1966 को हुआ जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और भारत के लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया इन्होंने। और वर्ष 1967 में के हनुमंथैया जिसके अध्यक्ष थे और सदस्य रहे देवव्रत मुखर्जी जी। इसी में आइए बात करते हैं संविधान के जो प्रमुख भाग हैं, विशेष कौन सा विषय किससे संबंधित है, शॉर्ट में आज देखते हैं। दिया गया कि भाग 1 में बात किया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो आपको पहले पढ़ चुके हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 1 से और 4 तक की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है जो 12 से 35 तक है, जो आप विस्तार रूप से पहले पढ़ चुके हैं। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और भाग 4 क में मूल कर्तव्य की बात की गई जो अनुच्छेद 51 में है। और भाग 5 में संघ सरकार की बात की गई है जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अनुच्छेद और भाग 6 में राज्य सरकारों की बात की गई जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। और भाग आपका 8 आता है जो पंचायत से बात की गई है। पंचायत में 243 से 243 तक बात की गई है। अगला आता है कि आपका जो भाग 9 है इसमें पंचायत की चर्चा की गई है जो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक विशेष चर्चा की गई है। अगला है आपका भाग 9 क जिसमें नगर पालिकाओं की बात की गई है जो अनुच्छेद 243 से 243 तक बात की गई है। अगला भाग है भाग आप देख सकते हैं जो अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष चर्चा। आपको हम जल्दी शॉर्ट में पढ़ देते हैं। आप देखिए अनुच्छेद 230 से 242 तक क में किया गया है। और राजभाषा की बात करें 243 से 343 से 351 तक किया गया है। आपात उपबंध की बात करें 352 से 360 तक किया गया है। और संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 368 में बात की गई है। और आगे बात करें विविध में कुछ दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष का अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई के समय। जब टाई हो जाए, बराबर हो जाए, उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है कौन? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। अगला पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। तो दोस्तों आज ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आज का क्लास आपका 14वां क्लास था पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, जो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसे काफ़ी शेयर करें जिससे काफ़ी लोगों तक पहुँच सके। और अपने क्लाइमेक्स तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।